हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अंकित कुमार स्मार्ट क्लासेस में। आज हम आए हैं क्लास 12th का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आईआईटी के देखा जाए तरीके से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है तो हम ये देखेंगे फर्स्ट बार में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ नहीं है दोस्तों। केमिस्ट्री का एक ही ब्रांच है जो इंटर कन्वर्जन यानी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इट इज अ डिवाइस, यह एक डिवाइस है विच इंटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। नेम इट्स सेल्फ डिफिनेशन। दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है तो इंटर कन्वर्जन होता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी वही करता है कि यह एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी या तो केमिकल एनर्जी को एक दूसरे को में इंटर कन्वर्ट करता है। ये एक डिवाइस लीजिए आप, तो आप इसको केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं और इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। फिर आता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को दो वर्गों में डिवाइड कर दिया गया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। नेम इटसेल्फ डेफिनेशन दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में। गैल्वेनिक सेल क्या करता है? इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है तो गैल्वेनिक सेल करता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है दोस्तों? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट पेज की देखिए, यहाँ पर एक रॉड यानी कि एक आप समझ सकते हैं, एक अभी तो आपको बताएंगे पूरा। एक कंटेनर लीजिए, उसमें दो रॉड को डालिए, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा यानी उस पर एनोड और उस पर ऑक्सीजन, जिस पर आप समझिए जिस पर एनोड होगा उसी का ऑक्सीडेशन होगा, जिसका एनोड होगा उसी का ऑक्सीडेशन होगा। इधर एक बैटरी से हम जोड़ दिए हैं तो एक बैटरी से एक प्लस और इधर माइनस माइनस जोड़ेंगे तो निगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड होगा। कैथोड में हरदम रिडक्शन होगा, NaCl में इसको डुबो के रखेंगे। मोल्टेन साल्ट इसमें रहता है दोस्तों। एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एनोड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में देख सकते हैं दोस्तों। Cl माइनस से हाफ Cl2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन गेन करके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में लूज कर रहा है और Na प्लस जो है दोस्तों Na में जा रहा है, Na प्लस से Na में सॉलिड में जा रहा है। तो यह यानी कि ये एक्वस से सॉलिड में जा रहा है, ये एक्वस से सॉलिड में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ओवरऑल रिएक्शन देखा जाए तो Cl माइनस और Na प्लस तो हाफ Cl2 गैस और Na सॉलिड में हो जाएगा दोस्तों। इसको हम बैटरी से कन्वर्ट किए थे, इसको हम ऐसे इस प्रकार से हम इसको बैटरी से जोड़ दिए थे दोस्तों। इसको हम बैटरी से जोड़ दिए थे इसलिए यह नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जनरली इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं, प्लेटिनम का वायर लेते हैं दोस्तों इस पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। और गैल्वेनिक सेल क्या कहता है? गैल्वेनिक सेल कहता था केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था। तो इसमें एक जिंक का रॉड लेंगे और एक इसमें Cu2 प्लस का रॉड लेंगे, यानी Zn कहा जा सकता है। तो Zn जो है दोस्तों Cu से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यानी Zn का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी Cu2 प्लस से ज़्यादा है। तो जिंक इलेक्ट्रोड यानी निगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड में हमेशा बताए हैं कि ये आपको हमेशा याद रखना है दो बात, कि एनोड रहेगा तो ऑक्सीडेशन होगा और वह हमेशा एनोड जो है दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड रहता है, LHS लेफ्ट हैंड साइड रहता है, आपको हर हमेशा ध्यान में रखना होगा। और जो वायर लेते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच जो वायर लेते हैं एक मेटेलिक प्लेटिनम का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर बल्ब लगा देते हैं एक दोस्तों कि जो बल्ब है वह लाइट जल रहा है यानी प्रोसेस सही है।
और इसके न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया जाता है, जो सॉल्ट ब्रिज Na प्लस और Cl- से रहता है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं इधर Cu इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड और रिडक्शन रहता है। जो सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रॉन के यानी कि ये जो करंट फ्लो होता है इसको स्मूथली फ्लो करवाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, सॉल्ट ब्रिज के बारे में स्पेशल चलेगा दोस्तों। तो आज बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट है, तो सॉल्ट ब्रिज स्पेशल चलेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए रिएक्टिविटी का बात हुआ था, तो रिएक्टिविटी का बात में क्या मैं बोला था दोस्तों कि रिएक्टिविटी में जो है Zn का जो है रिएक्टिविटी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cu का ज़्यादा होता है, Zn का Cu से ज़्यादा होता है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड में Zn S में सॉलिड और Zn2 प्लस एक्वस में, ये आप जान लीजिए, क्योंकि एनोड जो है हमेशा लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड एनोड रहता है, एनोड रहेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन यानी जो लेफ्ट साइड रहेगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगा रिएक्टिविटी कंपेयर टू देन सब्सटेंस। और एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में आप बता सकते हैं रिडक्शन होगा Cu2 प्लस, ओवरऑल रिएक्शन आप रखिएगा, इसमें कोई भी बैटरी नहीं जुड़ा था तो इसलिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों। सॉल्ट ब्रिज प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ ईच हाफ सेल, 2 हाफ सेल लेते हैं, इसको आपका नाम भी बता देता हूँ, 2 हाफ सेल लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रोड रॉड लेते हैं दोस्तों, इसमें एक सॉल्ट ब्रिज लेते हैं, फिर रॉड लेते हैं, उसके बाद मेंटेन कर लेते हैं इसको। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये सॉल्ट ब्रिज देखिए क्या बोल रहा है, जब कॉपर को थिन प्लेट इज डिप्ड AgNO3, तो कॉपर का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है AgNO3 से ज़्यादा है। जब AgNO3 सॉल्यूशन में कॉपर के प्लेट को डालेंगे तो ग्रेजुअली ब्लू कलर डिसअपियर होगा, ब्लू कलर जो है दोस्तों अपीयर होगा, तो Cu सॉलिड से Cu2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Ag इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है, क्योंकि उसमें जान चुके हैं आप। यहाँ पर Cu एक रॉड लेते हैं और Cu थिन प्लेट में Ag थिन प्लेट का CuNO3 एक्वस में एब्जॉर्ब करते हैं, तो जिंक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है कॉपर से, और कॉपर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चांदी का ज़्यादा होता है। ओवरऑल जिंक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन कॉपर, ग्रेटर देन Ag, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है गैल्वेनिक सेल को विस्तार में पढ़ेंगे, तो इन द गैल्वेनिक सेल द इलेक्ट्रिकल करंट इज जनरेटेड ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वह स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के कारण होता है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के कारण होता है। उसी में आता है एक डैनियल सेल, इट इज एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल टू अंडरस्टैंड हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि डैनियल सेल का वर्क आपको याद रखना है कि डैनियल सेल का काम कैसे करता है। तो डैनियल सेल ये हमको बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट होता है स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन से। वर्किंग ऑफ डैनियल सेल, तो यहाँ Zn आदि यहाँ से 0 से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा दोस्तों, यानी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एनोड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, गेन करेगा तो उसमें रेडॉक्स हाफ रिएक्शन होगा। आयनिक फॉर्म में आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल क्या बताता है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि पीछे देखा हुआ जिंक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑक्सीडेशन, यहाँ से सॉल्ट ब्रिज को लगा देते हैं न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। एक जिंक रॉड लेते हैं, थिन प्लेट का वायर लेते हैं, इधर करंट प्रवाह होता है, इधर से इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ से इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है। इसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड लेते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड, रिडक्शन Cu आपको पीछे भी बता दिया हूँ दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कुछ बातें हैं जो हमेशा आपको शुरू में यही बता दिया था कि आपको याद रखना है, यानी ध्यान में रखना है। कोई चीज़ को याद नहीं किया जाता है, ध्यान में रखा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। यदि कोशिश करें, अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आप उस चीज़ को रट लीजिए। तो यानी कि आप समझ जाइए, ईच हाफ सेल जो है दोस्तों लेफ्ट साइड हमेशा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा, और राइट साइड में रिडक्शन होगा। मोर एक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जो ज़्यादा एक्टिव मेटल होगा
उसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ रखना है। लेस एक्टिव मेटल यानी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है एनोड, फिर आता है एनोड, फिर आता है दोस्तों क्या, एनोड। द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन अकर, एनोड होगा तो ऑक्सीडेशन अकर होगा, कैथोड होगा तो इलेक्ट्रोड विच रिडक्शन अकर होगा। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में जेडन से, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन लूज होगा दोस्तों और इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए इसमें बताया है कि मास ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेज, यानी कि उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो मास उसका क्या होगा, मास उसका डिक्रीज करेगा, यानी मास उसका घटेगा तो ऑक्सीडेशन यानी एनोड का मास घटेगा और कॉपर का मास बढ़ेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ सेल, तो इसको हम दिखाना है जिंक से Zn2+ में जा रहा है दोस्तों, तो इसको फेज बाउंड्री से इस प्रकार से हम दर्शाएंगे कि इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम फेज बाउंड्री कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको फेज बाउंड्री कहेंगे, आपको ये ध्यान में रखना होगा। फिर आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच हाफ सेल, Cu2+ से फेज बाउंड्री आपको ध्यान में रखना होगा। above arrangement of two half cells is called as Daniell cell और गैल्वेनिक सेल। जो ऊपर दो को अरेंजमेंट दिया गया था दोस्तों, उसी को गैल्वेनिक सेल या तो डैनियल हाफ सेल बोला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल पढ़ रहा हूँ तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल मैंने बता दिया है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण रिप्रेजेंटेशन है। एनोड से यदि इस प्रकार से कैथोड रहे, एनोड से कैथोड रहे दोस्तों, इसका मतलब है दोस्तों कि एनोड से यदि कैथोड में है, तो एनोड से यदि कैथोड में है तो आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो डबल स्लैश है दोस्तों, ये जो डबल स्लैश है ये क्या दर्शा रहा है, तो ये सॉल्ट ब्रिज को दर्शाता है, ये आपका सॉल्ट ब्रिज को दर्शाता है। सॉल्ट ब्रिज आपको यहाँ लिख लेना है, सॉल्ट ब्रिज। तो ये जो है एनोड में जेडन फेज बाउंड्री है और यहाँ पे इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। और फिर आता है सॉल्ट ब्रिज और इट्स फंक्शन। सॉल्ट ब्रिज और इसका फंक्शन में क्या कहता है, जिंक का इलेक्ट्रोड, यानी वही बात है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन लेना है, इधर से करंट प्रवाह होगा, यानी कि साल्ट होगा यू शेप्ड का, यानी कि ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब लेते हैं, इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होता है दोस्तों। इसमें इस प्रकार से रखा जाता है कि कॉटन वूल वहाँ पर दिया जाता है तो गंध देने लगता है, इस प्रकार से आप उसको चेक कर सकते हैं। कॉटन वूल देते हैं तो गंध दिया जाता है। फिर आता है सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में जैसे प्लेटिनम भी हम आपको बताए थे, तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है तो KCl, KeNO3, NH4, NO3, KTSO4। क्या क्या बोला हूँ दोस्तों, KCl, KeNO3, NH4, NO3 और K2SO4, यानी कि ये आपको ध्यान में रखना है। यानी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेना है तो KCl, और इसके बारे में क्राइटेरिया होता है कि आप ज़्यादा रेडियस वाले, मतलब जिसका ज़्यादा NaCl नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आयनिक स्टेबिलिटी यानी कि बहुत डिस्टेंस ज़्यादा होता है दोस्तों, इसलिए पास के ही डिस्टेंस आगे पढ़ेंगे। सॉल्ट ब्रिज में पूरा है जो पढ़ेंगे, तो KCl आपको ध्यान में रखना है और KeNO3 आपको ध्यान में रखना है और NH4, NO3 आपको ध्यान में रखना है और क्या रखना है दोस्तों, K2SO4 सॉल्ट ब्रिज का उदाहरण हो सकता है। इसको अगर मीडियम में लेते हैं, अगर मीडियम का कहने का मतलब अगर सॉल्यूशन एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, दोस्तों, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, आपको ध्यान में रखना है कि यानी जो मिक्स नहीं होता है, कोलगेट टाइप का होता है, ये जो होता है दोस्तों उसमें मिक्स नहीं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, विदाउट सॉल्ट ब्रिज नेट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू, यदि सॉल्ट ब्रिज नहीं लेंगे तब क्या होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। यदि सॉल्ट ब्रिज नहीं लेंगे तो नेट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू Zn2+, यानी नेट पॉजिटिव चार्ज Zn2+ के कारण एक्यूमुलेटेड नियर द लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड और नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू SO4 एक्यूमुलेटेड नियर द राइट हैंड इलेक्ट्रोड ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप टू जीरो। यानी कि यदि सॉल्ट ब्रिज न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, तो यदि सॉल्ट ब्रिज को नहीं लेंगे तो Zn2+ के कारण वहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जमा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा और निगेटिव, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का रहा हूँ दोस्तों, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा।
नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा, तो जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, जिसके कारण करंट प्रवाह नहीं होगा। अब मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब कंटेंट्स a saturated solution of inert electrolyte, example KCl, KNO3, KNH4NO3 और K2SO4 etc in the room in the form of gel substance। यानी अगर मीडियम में लेना है दिस इलेक्ट्रोलाइट इज सॉल्ट ब्रिज। यानी ये जो होता है दोस्तों पूरा घुलता नहीं है, KCl पूरा घुलता नहीं है। अगर सॉल्यूशन में लेते हैं तो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, कोलगेट में उसमें डालिएगा तो पूरा मिक्स नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या क्या है? सॉल्ट ब्रिज का मेन कार्य क्या है दोस्तों? to complete the electrical circuit by the flow of electron in outer circuit or flow of ions in the salt bridge without intermixing of two solutions। यानी सॉल्ट ब्रिज का काम होता है दोस्तों कि इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करवाना, इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट कराना, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है दोस्तों उसको स्मूथली फ्लो करवा देना, यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट करवाना। और जो आयंस का फ्लो होता है सॉल्ट ब्रिज में बिना दो सॉल्यूशंस को मिक्स किए बिना ही आयंस का फ्लो होता है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। करंट इस साइड से फ्लो होता है, करंट जो है दोस्तों इस साइड से फ्लो होता है, करंट जो है उस साइड से फ्लो होता है, इस साइड से फ्लो होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आउटर यानी कि फर्स्ट फंक्शन हम पढ़ लिए हैं सॉल्ट ब्रिज का कि यह इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट कराता है, इलेक्ट्रॉन को स्मूथली फ्लो करवाता है, आयंस को स्मूथली फ्लो करवाता है विदाउट इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ द कैथोडिक और एनोडिक कंपार्टमेंट। जो ये दोनों कंपार्टमेंट लेते हैं, ईच हाफ सेल जो लेते हैं, इसके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है दोस्तों फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ द करंट इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलर कैटाइनिक और एनाइनिक मोबिलिटी और वेलोसिटी। वही बात बता रहे थे दोस्तों कि मोबिलिटी यानी कि दोनों नज़दीकी होना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। आयनिक मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ साइज आयन, यानी आयनिक जिसका साइज आयन कम होगा आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होगा, यानी कि करंट को स्मूथली फ्लो करवाने के लिए आयनिक मोबिलिटी को सेम रहना पड़ेगा। आयनिक मोबिलिटी के प्लस Cl माइनस दोनों के जो है इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों आसपास है, और इसमें एन प्लस का यानी आप लेते हैं तो 10 और Cl 17 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन 7 का फर्क हो जाता है, जो कि बहुत ही दूर है। तो NaCl कांट बी यूज्ड टू इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्ट ब्रिज, NaCl को सॉल्ट ब्रिज में हम नहीं लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट शुड नॉट रिएक्ट विद द कंटेंट ऑफ आइदर कैथोड और एनोड, अर्थात इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज मस्ट बी इनर्ट इन नेचर, यानी कि एनोड और ईच हाफ सेल में एनोड और कैथोड में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए हम इसको इनर्ट नेचर का लेते हैं, सॉल्ट ब्रिज इनर्ट नेचर का लेते हैं दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट IIT के इंटरसेक्शन से आप देखा जाए तो इंटरसेक्शन से आप देखिए इसको, यानी कि आप इस तरीके से देखिए कि IIT में मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इट प्रिवेंट द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, यानी कि यह जो होता है बिना आप यदि सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं करेंगे तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हो जाएगा दोस्तों। देखिए क्या होता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, समझिए। व्हेनेवर लिक्विड्स ऑफ कैथोडिक और एनोडिक कंपार्टमेंट आर brought in contact there will be generation of electrical double layer due to which a potential difference cathodic generated called LLJP which opposes the EMF cell और potential difference। इस प्रकार से आप समझिए, यहाँ पर एक लेते हैं और एक ही लोड में लेते हैं दोस्तों, एक ही हाफ सेल में लेते हैं, और यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए इधर जो लेते हैं दोस्तों, चलिए आगे समझते हैं इसको। मेन एक ही कंपार्टमेंट में दो को लिए हैं, तो यहाँ पर देखिए जेडन जो बाउंड्री है दोस्तों, यहाँ पे जेडन जो बाउंड्री है उस पर Zn2 प्लस का इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएगा इधर, और SO4 S माइनस का इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं पोरस पार्टीशन बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोला जाता है इसको, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, यानी कि इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जमा हो जाएगा दोनों के, एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, पोरस पार्टीशन के बीच में दोस्तों। यही पढ़े थे कि डबल लेयर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जमा हो जाएगा, जो कि पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को बिटवीन एनोड और कैथोड के बीच का जो होता है मैक्सिमम हो जाता है, तो जिसके कारण करंट जो है स्मूथली फ्लो आप कह सकते हैं करंट को। अच्छा एक बात आप समझाइए कि यदि आपसे बोल दिया जाए कि करंट को स्मूथ फ्लो करने के लिए
करंट को स्मूथ फ्लो करने के लिए आयनिक मोबिलिटी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ साइज होता है, आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ना हो जाए, इसलिए हम वहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का उपयोग करते हैं। अधिक कंपाउंडमेंट हैविंग Ag प्लस और Hg2 2 प्लस ion, then we can't use KCl as an electrolyte in the salt bridge। अधिक कंपार्टमेंट में Ag प्लस और Hg2 प्लस आयन हो तो हम KCl का उपयोग नहीं करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ब्रिज का KCl का उपयोग नहीं करेंगे। आपको ध्यान में रखना हो जब Ag और Hg2 हो तब। IUPAC नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटेशन, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ए जो होता है सॉल्ट ब्रिज होता है, इधर नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है तो नैनोड होता है, और इधर फेज बाउंड्री होता है सॉल्ट ब्रिज, ये आपको जानते हैं तो आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है ऑक्सीडेशन ऑफ सेल। ऑक्सीडेशन ऑफ सेल में LHS होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें लूज होता है आपको। फिर रिडक्शन हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन गेन होता है Cu2 प्लस से। ओवरऑल सेल रिडक्शन में सेल रिएक्शन आपको ध्यान रखना है। सेल रिएक्शन क्या होता है दोस्तों, तो सेल रिएक्शन जो है आपको ध्यान में रखना है। सेल रिएक्शन बराबर क्या होता है, तो सेल रिएक्शन बराबर क्या होता है दोस्तों, तो सेल रिएक्शन बराबर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल हाफ रिएक्शन प्लस रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, इसको जोड़ना है और उसको जोड़ना है और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो जाएगा दोस्तों, और इसको प्लस कर देना है। सॉरी दोस्तों, इसको आप प्लस कर देना है किसके साथ, तो इलेक्ट्रिकल सेल हो जाएगा। फिर आता है इसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी कि इसमें आता है, अरे यार, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी हाफ सेल और पोटेंशियल क्या होता है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोलाइट पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड और एक रोड लेते हैं, या इसमें एनोड और जिंक इलेक्ट्रोड और Zn2 प्लस और ZnSO4, जिंक सॉलिड और Zn2 प्लस और Zn ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जिंक इलेक्ट्रोड और कैथोड होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको बोलेगा तो उसको हमको, तो यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था दोस्तों, तो इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इसमें जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या दर्शा रहा है, तो इसमें जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव होगा रिडक्शन पोटेंशियल का है, आपको ध्यान में रखना है। तो इलेक्ट्रोलाइट पोटेंशियल तो समझ गए हैं कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। डी इलेक्ट्रोनाइजेशन और इलेक्ट्रोनाइजेशन में क्या होता है, डी इलेक्ट्रोनाइजेशन को ऑस्मेटिक सोल्यूशन प्रेशर भी बोलते हैं, सोल्यूशन प्रेशर भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोनाइजेशन को हम ऑस्मेटिक प्रेशर बोलते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एमरोड का एनोड लेते हैं, Mn2 प्लस एक्वस में ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन में सॉलिड Mn2 प्लस एक्वस में ऑक्सीडेशन M2 प्लस। अब देखिए यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट जो बात है, यदि सॉल्यूशन प्रेशर ज़्यादा होगा ऑस्मेटिक प्रेशर से तो डी इलेक्ट्रोनाइजेशन होगा। यदि ऑस्मेटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा सॉल्यूशन प्रेशर से तो इलेक्ट्रोनाइजेशन होगा। यदि ऑस्मेटिक प्रेशर बराबर हो जाएगा सॉल्यूशन प्रेशर से देन डेट केस इलेक्ट्रोलाइट बिहेव्स नल इलेक्ट्रोड और इनट इलेक्ट्रोड होगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई नोट से दर्शाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड और इट्स इलेक्ट्रोलाइट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज वन एम, सब स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर, स्टैंडर्ड कंडीशन पर सब होता है दोस्तों। कि यदि पोटेंशियल इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब कंसंट्रेशन 1 am हो और प्रेशर टेम्परेचर यानी कि 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस और इज नोन एज SCP। गैसियस रिएक्शन के लिए बात किया जाए तो रेडेक्स पर 1 बार लेते हैं, और SOP और SRP में समझिए तो SOP और SRP समझिए तो SOP जो होता है जिंक इलेक्ट्रोड एनोड में स्टैंडर्ड 95 डिग्री ऑक्सीडेशन आप देख सकते Zn सॉलिड से Zn2 प्लस में
स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसमें जेडन इलेक्ट्रोड कैथोड में इसमें है। आपको ध्यान में रखना, बहुत ही कॉमन सब पीछे वाला है दोस्तों, इसलिए हम आपको विस्तार से ये वाला नहीं समझा बता रहे हैं, क्योंकि ये आप पीछे जान चुके हैं बढ़िया से। ये आप फिगर को ड्रॉ कर लीजिए नोट्स में। आप चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिडक्शन पोटेंशियल में तो आप समझ ही गए होंगे। जो ये सोपी है दोस्तों, ये सोपी है। यदि इसमें जेडन से जेडन 2+ में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ये सोपी जो है निगेटिव ऑफ SRP। अब यहाँ पे समझिए, बी कैन नॉट मेजर ये CP स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड टू डिटरमाइन ये CP बी यूज रेफरेंस इलेक्ट्रोड दैट इज SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एल्सो कॉल्ड प्राइमरी इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है। या CP को ऐसे अधिक नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए हम रेफरेंस के लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। यह CP इज एन एक्सटेंसिव इंटेंसिव नेचर, वी कैन नॉट डायरेक्टली एडेड और सब्सट्रैक्टेड। इंटेंसिव नेचर जो होता है, ना ही इसको ऐड करते हैं ना ही इसको घटाते हैं दोस्तों। यानी इंटेंसिव नेचर का होता है। Fe सॉलिड से Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। E0 का x वोल्ट में, Fe2+ का Fe3+ में y वोल्ट का। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है दोस्तों, इसमें क्या है, तो इसमें Fe सॉलिड से Fe2+ एक्वस में जाएगा। फिर इसमें बाई वोल्ट डिजॉल्व होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दोस्तों। E03 यानी कि E01 से यदि Fe से Fe2+ में गया तो x वोल्ट लगा, और ये Fe2+ से Fe3 में बाई वोल्ट लगा। और Fe3+ से यदि Fe से Fe डायरेक्ट 3+ जाएगा तो E03 क्या होगा, फ्री एनर्जी एज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सो इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो वर्क डन जो होता है दोस्तों, डेल्टा जी बराबर नेगेटिव ऑफ W लेंगे, नेगेटिव ऑफ W नॉन PV वर्क का उपयोग करेंगे। यानी नेगेटिव चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी आपको डेल्टा जी बराबर आपको ध्यान में रखना है, डेल्टा जी बराबर नेगेटिव ऑफ NF आपको ध्यान में रखना है। डेल्टा जी बराबर नेगेटिव ऑफ NF। N इज द नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितने नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा या फिर 496,500 कूलम में। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल्टा G0 बराबर क्या हो जाएगा, फिर डेल्टा G0 बराबर फिर क्या हो जाएगा, तो डेल्टा G0 बराबर जो है, डेल्टा G0 बराबर डेल्टा G बराबर पड़े थे, डेल्टा G0 बराबर NF(E0) हो जाएगा। डेल्टा G0 का जो NF(E01) और ये -N2, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, तो +3 को निकालना है। तो फिर 3 किस प्रकार से, Fe3+ किस प्रकार से आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो डेल्टा G1 -1 -Fe करके तो 2x + y/3 आ जाएगा। तो दे इसका वैल्यू दे दिया था, डायरेक्ट बैठाइए आंसर आ जाएगा। फिर आता है Fe3+ से 2 इलेक्ट्रॉन गया, यानी कि Fe आपको ध्यान से मैथ समझना है दोस्तों। Fe3+ से 1 इलेक्ट्रॉन निकला है यूनिट, और Fe2+ से 2 इलेक्ट्रॉन निकला था Fe। अब हमको निकालना है E03 तो बीच Fe3+, यानी कि दोनों को जोड़ देना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो दोनों को जोड़ देंगे तो Fe3+ से Fe2+ से कट जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिए, आपका जो है वैल्यू आ जाएगा। यदि आप उसको जोड़िएगा तो -0.04 वोल्ट आएगा। यदि ये SRP ऑफ Cu2+ से Cu में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इसमें Cu2+ से Cu में जा रहा है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इतना वोल्ट, यानी कि ये SRP है, ठीक है। फाइंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, Cu+ से दोनों को पहले लिखना है। तो Cu से 2+ यानी Cu2+, यानी Cu+, तो Cu, ठीक है, C2+ से Cu, ठीक है दोस्तों। दोनों को घटा दीजिएगा तो आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको क्वेश्चन को कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन डिटेल से नहीं आपको
बता रहा हूँ, थ्योरी समझिए और क्वेश्चन करने की खुद से प्रैक्टिस करिए। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, उसके लिए एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो आपको ध्यान में रखना है। उस एग्जांपल को आप समझ ही लिए होंगे, क्योंकि कुछ नहीं है, दोनों को किस प्रकार से जोड़ना है, घटाना है, आपको ध्यान में रखना है। रेफरेंस के लिए जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लेते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, गैसियस इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम आयन का इलेक्ट्रोड लेते हैं, इनट होता है, एसिड सॉल्यूशन में लेते हैं दोस्तों। एसिड सॉल्यूशन में एक्वस का H+1 एम पर कॉन्सेंट्रेशन पर आता है। प्लेटिनम ब्लैक होता है, प्लेटिनम H2 गैस एट 1 बार प्रेशर पे हम इसको लेते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अकॉर्डिंग टू एफईसी कन्वेंशन, एससीपी ऑफ हाइड्रोजन यानी एससीपी इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एसओपी। एससीपी जो है यानी हाइड्रोजन का, यदि 0 वोल्ट लेते हैं सभी टेम्परेचर पर। फिर आता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल एनोड का, तो हाफ H2 में, तो इसमें तो एसओपी जो है 0 हो जाएगा। प्लेटिनम का बायर हमेशा प्लेटिनम को इस साइड रखते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को, जिधर हाइड्रोजन गैस होगा, जिधर गैस होगा ठीक उसके बगल में लेते हैं, जिधर गैस होगा ठीक उसके बगल में लेते हैं दोस्तों। गैस इन मिडिल में रखते हैं, एनोड साइड रहेगा, उसके साइड रहेगा, आपको यहाँ रखना है। कॉमा देख भी दे सकते हैं, या तो उस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं। तो इसमें एसआरपी जो है दोस्तों, इनोट H+ से ES में जाएगा, 0 वोल्ट रिप्रेजेंटेशन H+ से H2 में प्लेटिनम, और H2 से इलेक्ट्रॉन आदि Cl2 का इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी देख लीजिए प्लेटिनम का भाई सेम H जिससे पीछे दोस्तों सही है, तो आपको ध्यान में रखना है, कुछ भी नहीं है। प्लेटिनम का बायर लेते हैं यहाँ पे, और इसमें एक होल छोड़ देते हैं कुछ सोल्यूशन पे, आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ई सेल और ईएमएफ सेल, तो इसमें डिनोटेड किससे करते हैं, तो ई सेल से इसको डिनोट करते हैं दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। इट इज अ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड और कैथोड के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो अभी आपको ध्यान में रखना है, ई नोट सेल बराबर क्या है, आपको रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, भी आपको ध्यान में रखना है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ही आपको ध्यान में रख। यहाँ पर समझिए, अधिक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो तो नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। और स्पॉन्टेनियस के लिए क्या कंडीशन है, ई सेल का जो वैल्यू है दोस्तों, इलेक्ट्रोमोटिव सेल का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, यदि लेस देन 0 होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, यदि 0 हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा दोस्तों। जनरली हमने आपको बताया था रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड लेते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड आया, तो आप क्या कर सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल और स्टैंडर्ड ईएमएफ और सेल के बारे में बात करेंगे, तो ई नोट सेल हो जाएगा। ई नोट सेल में एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, यानी एसओपी ऑफ कैथोड माइनस एसओपी है, तो उसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो नेगेटिव ऑफ एसआरपी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्पॉन्टेनियस के लिए ई नोट सेल का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 होगा, और ई नोट सेल का वैल्यू लेस देन 0, सेम कंडीशन में आपको समझना होगा। फिर आता है Cu2+Cu में जाएगा, तो ई नोट सेल इतना, तो ई नोट 1 और E2 में रिलेशन है, आपको ध्यान में रखना है, जो दोनों बराबर हो जाएगा। टू डिटरमाइन एससीपी और हाफ सेल यूजिंग सच अ मोर एक्टिव मेटल इलेक्ट्रोलाइट जिंक इलेक्ट्रोड एक्साइड एनोड सच इन द सेल अरेंजमेंट में ई नोट सेल और सेल मेजर एक्सपेरिमेंटली पोटेंशियोमीटर से, जो है इनट सेल और एमएफ सेल को हम किस प्रकार से मापते हैं, पोटेंशियोमीटर के जो एक्सपेरिमेंटल कुछ वैल्यू होता है दोस्तों, तो इसमें आप इस ग्राफ में समझिए, यानी जो स्पीकर है उसको समझिए। तो इसमें इनट सेल का वैल्यू 0.76 होता है, यानी कि एक्सपेरिमेंटली वैल्यू लिया गया है 0.76 एक्सपेरिमेंटली वैल्यू को लिया गया है। इसमें प्लेटिनम के बाहर को लेते हैं, हाइड्रोजन एटम 1 बार
उसमें जिंक क्लोराइड वाइकोस में H+ से देते हैं। तो यूनिट सेल और EMF सेल ऑफ मेजर एक्सपेरिमेंटली बाय पोटेंशियोमीटर। यूनिट सेल में SRPF कैथोड माइनस SRPF एनोड हो जाएगा। यूनिट सेल H+ में जाएगा तो H2 में, तो इसको घटाना है तो 0.76 से एक्सपेरिमेंटली वैल्यू होता है। हाइड्रोजन का 0 लिया जाता है, दोस्तों आपको ध्यान रखना। लेस एक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड एग्जाम्पल में Cu इलेक्ट्रोड में लेते हैं XH कैथोड विथ SHE इन द सेल अरेंजमेंट में। सर दोस्तों आवाज़ नहीं जा रहा होगा क्योंकि आवाज़ बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। तो चलिए इसमें आपको कहाँ से आवाज़ नहीं जा रहा था दोहरा देता हूँ। यहाँ से देखिए SRP से E0 से, यदि उससे पहले नहीं जा रहा तो आप समझ कर जाइएगा। तो यहाँ से मैं दोहरा देता हूँ। E0 Cu2+ है जिसमें SOP यदि कोई एक्टिव मेटल ज़्यादा एक्टिव है तो SOP उसका पॉजिटिव होगा और SRP नेगेटिव। यदि SRP लेस एक्टिव मेटल होगा तो पॉजिटिव होगा और कम, यानी कि सिंपल सी बात कहना है, जिसका एक्टिव मेटल बहुत ज़्यादा होगा उसका SOP पॉजिटिव होगा, SRP नेगेटिव होगा। यदि लेस होगा तो SRP नेगेटिव पॉजिटिव होगा और वो जो है SOP नेगेटिव होगा। यदि एनोड है तो लोअर रिडक्शन पोटेंशियल हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि एनोड में जो होता है, एनोड में क्या होता है, तो एनोड में जो होता है दोस्तों, एनोड मोर एक्टिव मेटल है तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हाई होगा, रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा। और कैथोड में हाई रिडक्शन पोटेंशियल और लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी आपको ध्यान में रखना होगा। आप पढ़े हैं कि ई सेल जो है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड जो है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जो एनोड है ग्रेटर देन 0 तो स्पॉन्टेनियस है, लेस देन 0 तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कुछ है आपको सॉल्व करना है। SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा इसमें दोस्तों। तो SRP ऑफ कैथोड और Cu2+ से उसमें एनोड। तो ये जो है दोस्तों, इसको हमको पहले क्या करना होगा, तो इसको तो क्या है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो है इसको लेस में लेना है। तो ये SRP ऑफ, तो ये जो है दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा एनोड में। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, तो ये तो 0 इलेक्ट्रॉन और इसमें वैल्यू बैठा दे रहा है। अब इसमें देखिए Cu2+ से Cu तो इस प्रकार तैयार कर दिया गया है। तो इसमें देखिए Cu से Cu2+ में जा रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन उसमें गेन कर रहा है, ठीक है। अब इसमें भी यदि से तो SOP है, तो इसमें भी दोनों में क्या करना पड़ेगा, SRP में कन्वर्ट कर देंगे। SOP है तो SRP में कन्वर्ट करके निकाल देंगे। एनालिसिस सब तो इसमें जानते हैं दोस्तों, आपको ध्यान में रखना होगा। ये आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है दोस्तों, ये जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है तो 10 सीरीज इन विच
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होता है, तो SRP और SOP अरेंज इस प्रकार से क्या होता है कि SRP और SOP इस प्रकार से अरेंज होता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर इज कॉल्ड ECS। स्पेक्ट्रम ऑफ SRP और SOP ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, यानी ऊपर जो अरेंजमेंट है उसका SRP और SOP जो है अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग होगा। यदि लिथियम प्लस से लिथियम में जाएगा, यदि लिथियम प्लस से लिथियम में जाएगा, यदि लिथियम प्लस से लिथियम में जाएगा तो SRP निगेटिव होगा। यानी कि जो है हाइड्रोजन से लेस मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, उसका SRP निगेटिव होगा, ठीक है। यदि ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन यानी कि ज़्यादा होगा तो SOP डिक्रीज करेगा और SOP इंक्रीज करेगा। SOP यानी पॉजिटिव होने लगेगा तो पॉजिटिव होगा, इसका वैल्यू SRP इंक्रीज करेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और SOP डिक्रीज करेगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर, हायर SRP वैल्यू मीन्स ग्रेटर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी पावर हायर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि SRP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अरे SRP is directly proportional to tendency of electron to gaining electron and strength of oxidizing agent, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कम होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। यदि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन उसका कम होगा, नहीं रिड्यूसिंग। आप समझिए, लोअर SRP वैल्यू मीन्स ग्रेटर टेंडेंसी टू लॉस। यदि SRP वैल्यू कम होगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगा। SRP वैल्यू कम तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जो है ज़्यादा होगा, लूजिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगा। तो SRP इज नेगेटिव इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट यानी ऑक्सीडेशन स्टेट, रिड्यूसिंग पावर बोल सकते हैं। SRP इंक्रीजेज डाउन द सीरीज, ठीक है। इन ECS में ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेज डाउन द सीरीज, ठीक है। रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेज डाउन द सीरीज, एक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज डाउन द सीरीज। ECS इज ऑल्सो कॉल्ड, ECS को आप क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन केमिकल सीरीज को हम एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, जिसका इनर्ट Ag प्लस को इधर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। Ag प्लस में इधर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब तो SRP वैल्यू उसका बहुत ज़्यादा होगा, SRP वैल्यू उसका बहुत ज़्यादा होगा और SRP वैल्यू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब SRP वैल्यू ज़्यादा होगा और SRP रिड्यूसिंग एजेंट SRP वैल्यू कम होगा। आपका ध्यान में। अधिक वीडियो पसंद आया दोस्तों, अगर आपका इसका नोट्स चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, ये आपका नोट्स जो है प्रोवाइड कर दिया गया है।